क्या पाकिस्तान सच में बे ऑफ बंगाल में अपनी सबमरीन को डिप्लॉय करने वाला है? Su-57 के अभी 100 के आसपास यूनिट को खरीदने का सजेशन क्यों दिया जा रहा है? और क्या सच में अभी ब्रह्मोस की रेंज को 1500 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम अभी सिर्फ एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं रहा है, बल्कि अभी ये धीरे धीरे एक पूरा लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक इकोसिस्टम में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी की तरफ से ये बात इंडिकेट किया गया कि फ्यूचर में लगभग 1500 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस वेरिएंट भी डेवलप किया जाने वाला है। दोस्तों, सबको पता होगा कि ब्रह्मोस की शुरुआत लगभग 290 किलोमीटर रेंज के साथ किया गया था। उस समय MTCR रेस्ट्रिक्शन की वजह से मिसाइल की रेंज को 300 किलोमीटर के अंदर लिमिट किया गया था, लेकिन भारत के MTCR ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को बढ़ाना स्टार्ट किया गया था। अभी इसकी एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट लगभग 800 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने के लिए मॉडिफाई किए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर फ्यूचर में 1500 किलोमीटर वाला ब्रह्मोस रिलेटिव बन जाता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है। लेकिन 1500 किलोमीटर तक रेंज को एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए प्रपल्सन एफिशिएंसी, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन, लाइट वेट मटेरियल्स, एरोडायनामिक प्रोफाइल और नेक्स्ट जनरेशन गाइडेंस और आर्किटेक्चर पर काम करने की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी 1500 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस कोई कंफर्म्ड एक्टिव प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसको रियलिटी में लाया जाता है तो भारत के प्रिसीशन स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान के बीच पानी और डिप्लोमेसी को लेकर एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ से है। दोस्तों, अभी साउथ एशिया में एक नया डिप्लोमेटिक डिस्कशन देखने को मिल रहा है, जिसका सेंटर इंडस वाटर ट्रीटी और रीजनल सिक्योरिटी बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान नेशनल असेंबली में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर पाकिस्तान के शेर के पानी को परमानेंटली डाइवर्ट करने की कोशिश करता है या सिग्निफिकेंटली उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान इसको अपने लिए एक एक्सटेंशियल इशू के रूप में देखने वाला है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देने वाला है। ये पूरा इशू तब ज़्यादा हाईलाइट हुआ था जब पहलगाम अटैक के बाद भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी फ्रेमवर्क को सस्पेंड करने का फैसला किया गया था। इसके बाद भारत की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आए थे, जिसमें बात बताया गया था कि फ्यूचर में वाटर मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन को लेकर नए अप्रोच पर काम किया जा सकता है। खास करके ईस्टर्न रिवर रिसोर्सेज को अब ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने का प्लान किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्टर्न रिवर बेसिन के ऊपर डिपेंड करता है और इसी वजह से इस्लामाबाद इस इशू को बहुत ही सेंसिटिव एंगल से देख रहा है। दूसरी तरफ भारत का ऑफिशियल स्टैंड अभी भी ये रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और बायलैटरल कोऑपरेशन को अलग करके देखा नहीं जा सकता है, जिस वजह से भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अभी तक कोई मिलिट्री एस्केलेशन अनाउंस नहीं किया गया था। ये पूरा इशू डिप्लोमेटिक, लीगल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिस्कस किया जा रहा था, पर अभी पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर करने के बारे में धमकी दिया जा रहा है और पाकिस्तान अभी भारत की तरफ से बनाए जाने वाले नए डैम्स के ऊपर भी मिसाइल अटैक को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, जो कि इवेंचुअली वॉर की सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर रोड मैप और Su-57 एक्विजिशन प्लान को लेकर आई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ से है। दोस्तों, अभी कुछ समय से भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्लान को लेकर बहुत डिस्कशन चल रहे हैं। कई रिपोर्ट्स और डिफेंस सर्कल में ये सवाल उठ रहा है कि अगर भारत फ्यूचर में रशियन ओरिजिन Su-57 फाइटर जेट को एक्वायर करता है तो कितने एयरक्राफ्ट लेना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहने वाला है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नंबर ऑफ फाइटर होने वाला है। आप सबको पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन मानी जाती है, लेकिन रियलिटी में इंडियन एयरफोर्स अभी लगभग 30 से 31 स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रहा है और अगले कुछ सालों में MiG-21 के साथ साथ मिराज 2000, जगुआर एयरक्राफ्ट और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट भी रिटायर होने वाले हैं और इनको आगे चल के हमको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ने वाली है। इस वजह से अभी Su-57 को लेकर जो डिस्कशन सामने आया वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ साल पहले भारत की तरफ से 36 रफाल को इंडक्ट किया गया था।
कैपेबिलिटी के हिसाब से रफाल ने इंडियन एयरफोर्स को एडवांस सेंसर्स, लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और बेहतर सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड किया था, लेकिन सिर्फ 2 स्क्वाड्रन होने की वजह से ओवरऑल स्क्वाड्रन शॉर्टेज को रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। अभी एनालिस्ट का मानना है कि अगर वही मॉडल Su-57 पर रिपीट किया जाता है तो सिर्फ 2 स्क्वाड्रन यानी लगभग 36 से 40 एयरक्राफ्ट खरीदने से इसका इम्पैक्ट मेनली एलीट मिशन तक ही सीमित रहने वाला है, जो कि इनको एक स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने वाला है। मतलब डीप स्ट्राइक, एयर सिक्योरिटी और हाई वैल्यू टारगेट पेनिट्रेशन जैसे मिशन में इनका इस्तेमाल होगा, लेकिन ओवरऑल फोर्स स्ट्रक्चर पर इनका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से कुछ डिफेंस सर्कल में मिनिमम 4 से 5 स्क्वाड्रन यानी लगभग 72 से लेकर 90 एयरक्राफ्ट को खरीदने का सजेशन दिया जा रहा है। अगर 100 के आसपास क्वांटिटी में इनको खरीदा जाता है तो लोकल असेंबली, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या मेंटेनेंस इकोसिस्टम भी भारत में एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट और ऑपरेशनल रेडीनेस दोनों को इंप्रूव करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मौजूद होने वाला है। भारत का फाइनल ऑब्जेक्टिव अभी भी एमका प्रोग्राम ही रहने वाला है। इस वजह से फ्यूचर में अगर Su-57 जैसे कोई प्लेटफॉर्म भी लिया जाता है तो उसको एमका का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक कैपेबिलिटी ब्रिज के रूप में उसको देखा जा सकता है। और आज तक एमका प्रोग्राम ही भारत को लार्ज नंबर में Su-57 एक्वायर करने से रोक रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्यूचर फाइटर रेस में सवाल सिर्फ कौन सा फाइटर लेना है ये नहीं रहने वाला है। असली सवाल होगा कितने फाइटर लेने हैं, ताकि इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और नंबर्स दोनों को बैलेंस किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट में से एक यानी फाल्कन वेक्स फ्लीट को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट की तरफ से है। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मॉडर्न एयर वॉरफेयर में सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कई बार पूरा बैटलफील्ड कंट्रोल उन एयरक्राफ्ट के हाथ में होता है जो खुद मिसाइल फायर नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ वहाँ पे देख सकते हैं। अभी भारत के पास टोटल 3 फाल्कन वेक्स मौजूद हैं, जो कि रशियन ओरिजिन IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड हैं और इसमें इजरायली ओरिजिन ELM-2090 रडार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सिस्टम को सर्विस में आए हुए अभी 15 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स और DRDO मिलकर इन एयरक्राफ्ट को अगले 20 साल के लिए ऑप्टिमाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी सबसे बड़ा चैलेंज 2 जगह पर दिख रहा है। पहला एग्जिस्टिंग इजरायली ओरिजिन ELM-2090 रडार आर्किटेक्चर है, जो कि अभी भी कैपेबल तो है लेकिन ओल्डर जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिस वजह से इनको अपडेट किया जाएगा या किस तरीके से अपग्रेड किया जाएगा ये अभी थोड़ा परेशानी क्रिएट कर रहा है। दूसरा चैलेंज खुद IL-76 प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसका मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट सपोर्ट और लाइफ साइकिल कॉस्ट अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से अभी 2 मॉडर्नाइजेशन ऑप्शन को डिस्कस किया जा रहा है। पहला ऑप्शन रिलेटिवली सेफर माना जा रहा है, जहां पर एग्जिस्टिंग रडार को मेंटेन करके उनके अंदर इंडिजिनस प्रोसेसर, मिशन कंप्यूटर, सिक्योर डाटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिस वजह से इजरायली सिस्टम को धीरे धीरे इंडिजनाइज किया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि इसके बाद हमारे एवेक्स को भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट किया जा सकेगा। साथ ही फ्यूचर में इस पूरे रडार आर्किटेक्चर को भी रिप्लेस करके DRDO के इंडिजिनस AESA रडार के साथ भी इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी को स्टडी किया जा रहा है, जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसको भी करने के बारे में सोचा जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ एक एवेक्स अपग्रेड नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के फ्यूचर इंडिजिनस एयरबॉर्न कमांड इकोसिस्टम का फाउंडेशन भी होने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तानी नेवी के फ्यूचर सबमरीन एक्सपेंशन प्रोग्राम और बे ऑफ बंगाल में उनकी पॉसिबल प्रेजेंस की तरफ से है। दोस्तों साउथ एशिया की मैरिटाइम रीजन में अभी एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की पहली चाइनीज बिल्ड हैंगॉक क्लास सबमरीन कमीशनिंग के बाद अभी कराची पहुंच चुका है और इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से बे ऑफ बंगाल में फ्यूचर ऑपरेशनल रीच को लेकर भी डिस्कशन वगैरह किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तानी नेवी के कमोडोर उमर फारूक ने इंडिकेट किया कि फ्यूचर में एक कैपेबिलिटी पाकिस्तान को बे ऑफ बंगाल रीजन में भी प्रेजेंस को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। खास बात यह भी है कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो 1971 के बाद ये पहली बार होगा जब पाकिस्तानी ईस्टर्न मैरिटाइम साइड में सस्टेन नेवल एक्टिविटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करने वाले हैं। अगर सबमरीन कैपेबिलिटी की बात करें तो हैंगॉक क्लास सबमरीन AIP टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले हैं। इसका सीधा मतलब होगा कि ये सबमरीन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होने वाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टोटल 8 हैंगओ क्लास सबमरीन को हासिल करने का प्लान कर चुका है, जिसमें से कुछ चाइना में बिल्ड किए जा रहे हैं और बाकी कुछ कराची में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाए जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल भी मौजूद होने वाला है। रिसेंट सालों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भी डायरेक्ट फ्लाइट, पोर्ट विजिट, मिलिट्री इंटरेक्शन और ट्रेड कोऑपरेशन में काफी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इस वजह से फ्यूचर में बांग्लादेश भी पाकिस्तान को मिलिट्री एक्सेस दे सकता है, जो कि पाकिस्तान को बे ऑफ बंगाल में अपनी सबमरीन को डिप्लॉय करने में मदद कर सकता है। प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल अभी भी इंडियन नेवी के लिए एक हाईली स्ट्रेटेजिक थिएटर बना हुआ है, जहां ईस्टर्न नेवल कमांड, अंडमान निकोबार रीजन और मेजर सी लेन के ऊपर आज भी भारत का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड मौजूद रहने वाला है। जिस वजह से अगर पाकिस्तान अपनी 102 सबमरीन को बे ऑफ बंगाल में अगर डिप्लॉय करने की कोशिश करता भी है तो ये ज़्यादा समय तक बे ऑफ बंगाल में टिक नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए खतरा ज़रूर बनने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।